हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेरेंट्स के सुपर वीज़ा एप्लीकेशन पर। ये एक बहुत अहम टॉपिक है और इस टॉपिक पे आई एम श्योर आपने काफ़ी रिसर्च भी की होगी। अगर नहीं की है तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वीडियो में आपकी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उन पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एंड यू वुड नॉट बी नीडिंग एनी एजेंट, या जैसे कि लोगों के अक्सर दिमाग में सवाल होता है कि हम पेरेंट्स का अगर सुपर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर कनाडा तो क्या हमें लॉयर करने की ज़रूरत है या इमिग्रेशन लॉयर करने की ज़रूरत है या हमें कोई एजेंट, ट्रैवल एजेंट या इसके थ्रू अप्लाई करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस और इसके 7 पॉइंटर्स हैं जो कि मैं आपको आज बताऊंगी, जो कि आप अगर इन 7 पॉइंटर्स को फॉलो करें तो you can easily apply for your parents' super visa. Obviously ये applicable है on people who are new immigrants, या कि अगर आप नए ना भी हों तब भी ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। अगर फॉर एग्जांपल you've been living in Canada for a long time बट आपने अपने पेरेंट्स को अगर फॉर एग्जांपल अब बुलाना है ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसिस, एनी चेंजेस इन योर सिचुएशन, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके साथ आके लंबे अरसे के लिए रहें तो आप अगर उनके लिए सुपर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। My husband, who also makes these videos, he will be sharing a very detailed video on the process itself, यानी कि जो फॉर्म फिल करने का मेथड है ऑनलाइन ऑन द IRCC वेबसाइट, वो आपसे शेयर करेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपसे कुछ बातें इंफॉर्मेशनल शेयर करूंगी कि जो कि आपको पता होनी चाहिए, या जो आपके दिमाग में सवालात हैं उनके जवाबात इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि सुपर वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सारी बातें, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। बेरोज इज़ गोइंग टू बी मेकिंग अ वीडियो अबाउट द प्रोसेस इटसेल्फ, यानी कि फॉर्म कैसे फिल होगा। तो वो वीडियो जो है उसका लिंक हम यहाँ शेयर करेंगे, आप उस वीडियो पे क्लिक करें और आप उसमें जाकर सारे प्रोसेस और स्टेप्स को फॉलो करें। तो सबसे पहला पॉइंटर है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी का मतलब है कि कौन लोग हैं जो कि वीज़ा, सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग एलिजिबल हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो एलिजिबिलिटी जो है दैट इज़ फॉर पीपल, यानी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ सिटीजन्स या परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा। तो ये कोई आदमी या कोई भी जो विजिट कर रहा है यहाँ पे, या ऑन विजिट वीज़ा या ऑन स्टूडेंट वीज़ा रह रहा है, वो अपने पेरेंट्स को सुपर वीज़ा पे नहीं बुला सकता। ये वो लोग बुला सकते हैं जो कि परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या फिर वो सिटीजन्स हैं कनाडा के। तो अगर आप वर्क वीज़ा पे हैं, उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर आप सुपर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो भी आप सुपर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। तो अब सुपर वीज़ा जो है वो आप खुद अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं बैठे हुए विद इन कैनेडा, या अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो कि बैठे हुए हैं किसी और मुल्क में, वो वहाँ से बैठकर भी अपनी एप्लीकेशन IRCC पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एज अ सिटीज़न या एज अ कैनेडियन रेजिडेंट PR होल्डर, अगर आप अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे करना चाहते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के बिहाफ पे करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्विटेशन लेटर। ये एक बहुत अहम पहलू है जो कि सुपर वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि इन्विटेशन लेटर जाता है। आप कोई भी आपका फॉर एग्जांपल पेरेंट अप्लाई कर रहा है या ग्रैंड पेरेंट अप्लाई कर रहा है, दे नीड टू हैव एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम समवन who's either their child or grandchild in Canada. Again, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ कैनेडियन रेजिडेंट्स और PR होल्डर्स ये अप्लाई कर सकते हैं। तो वो इन्विटेशन लेटर भेजते हैं जिसमें कि वो डिफरेंट चीज़ें स्टेट करते हैं कि वाई दे आर वांटिंग टू कॉल, या क्यों वो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं कनाडा। तो ये एक आप समझें कि इनविटेशन लेटर जो है, ये जिस तरह आप किसी को इनवाइट भेज रहे होते हैं तो वो आप इमिग्रेशन एजेंसीज़ को या जो आपकी IRCC है उसको आप ये शो कर रहे हैं कि ये रीजंस हैं जिनके बेसिस पे हम इनको बुलाना चाहते हैं। ज़्यादातर तो फैमिली रीयूनियन है कि बेसिकली वी वांट आवर पेरेंट्स, या हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के आके उनके साथ रहें, और हमने बहुत अरसे से उनसे मुलाकात नहीं हुई है तो वी वांट कि हम उनसे मिलें और वो यहाँ आके रहें, कनाडा देखें, कल्चर देखें एंड ऑल दैट। तो ये तो कुछ रीजंस हैं।
بعض اوقات آپ اپنی انٹینٹ اس طرح بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے پیرنٹس کی ہیلپ چاہیے، بیکاز سب کو معلوم ہے، ایون IRCC نوز دیٹ لائف ان کینیڈا از ریئلی ٹف. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ دے ہیو 9 to 5 جابس، اکثر اس سے زیادہ بھی آپ کے آورز ہوتے ہیں، ٹف ہیں. بعض اوقات لوگ 2 جابس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دے نیڈ ہیلپ ان دا فارم آف کہ ان کے چائلڈ کیئر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اگر پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس یہاں پہ موجود ہوں. تو یہ بھی اگر آپ اپنی انٹینٹ میں لیٹر میں شیئر کرتے ہیں کہ آپ کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اس میں، سو دیٹس ویری امپورٹنٹ، اور وہ بھی ایک لیجٹ ریزن ہے. اور اگر آپ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس صرف مجھے آ کے وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے فیملی، دے وانٹ ٹو کم اینڈ سی اس اینڈ میٹ دا فیملی اینڈ انجوائے کینیڈا، تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو اس میں بس یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے پراپر انٹینٹ، این انویٹیشن لیٹر دیٹ بیسکلی نیڈس ٹو اکمپنی دی ایپلیکیشن، یعنی ایپلیکیشن کے ساتھ یہ انویٹیشن لیٹر ضروری ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ انویٹیشن لیٹر سے جو کنیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی، اگر انویٹیشن لیٹر اپنے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس کو آپ نے لکھا ہے تو آپ بیسکلی اس میں یہ بھی اسٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ فائنینشلی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس وہ ایبلٹی ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس جن کو آپ بلا رہے ہیں، ایون دو وہ فائنینشلی اسٹیبل ہیں، ایون دین آپ یہ اسٹیٹ کرتے ہیں اور آپ یہ شو کرتے ہیں کہ آپ انہیں فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا اگین ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان اٹ سیلف، جو کہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے جو کہ میں آگے شیئر کروں گی آپ سے، کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ اف یو آر وانٹنگ ٹو کال یور پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس ٹو کینیڈا. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے پروف آف ریلیشن شپ. تو پروف آف ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹ کو جن کو آپ بلا رہے ہیں، یا فار ایگزامپل آپ کے گرینڈ پیرنٹ ہیں جن کو آپ بلا رہے ہیں، ان سے آپ کی کیا ریلیشن شپ ہے. اگین تھرو برتھ سرٹیفکیٹس آپ پروف کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر برتھ سرٹیفکیٹس کے ہی تھرو آپ بتا سکتے ہیں. اکثر فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ شیور انڈیا میں یا باقی اور کنٹریز میں کس طرح ہوتا ہے، لیکن ان پاکستان آئی نو کہ آپ کے پاس ایک فیملی سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے ویا نادرا، جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، جس میں کہ وہ لسٹڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں. تو اس میں یو ہیو یور نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، اینڈ دین یو آلسو ہیو آپ کے پیرنٹس اور جو بھی آپ کے مطلب گرینڈ پیرنٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ بائی آفیشیل ڈاکیومنٹ آف یور ایشوڈ بائی دا گورنمنٹ آف یور کنٹری، جس سے کہ یہ پروو ہو رہا ہو کہ یہ آپ ان سے کنیکٹڈ ہیں یا یہ آپ ان کے ریلیٹیو ہیں. تو یہ اور دیٹس بیسکلی اٹ. تو یہ پروف آف ریلیشن شپ از سپر امپورٹنٹ. چوتھا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ آبویسلی جن کو آپ بلا رہے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس ہیں، تو وہ زیادہ تر لوگ ایلڈرلی ہیں، زیادہ تر اس بریکٹ میں فال ہوتے ہیں، لائک دیر اوور دی ایج آف 60 یوزلی. اینڈ وین یو آر ٹرائنگ ٹو کال دیم، تو 60+ جو لوگ ہیں ان کو میڈیکل انشورنس از اے big you can say requirement on your super visa application. تو وہ ضروری ہے. تو وہ آپ کو یہاں کی کینیڈین ہیلتھ انشورنس چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ آپ یہاں کی کسی بھی انشورنس کمپنی سے کانٹیکٹ کر کے اور ان کی میڈیکل ہیلتھ انشورنس آپ اپنے پیرنٹس کی لیتے ہیں. اب اس کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں کہ کون کون سی کمپنیز ہیں، وہ ہم آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتائیں گے، اور کون کون سی انشورنس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں اور کون کون سی ٹائپس ہیں ان انشورنس کی. لیکن انشورنس از اے مسٹ. اب آپ کے پاس اگر بیسک انشورنس ہے دیٹس آلسو اوکے، ڈپینڈنگ اگین آن یور پیرنٹس ہیلتھ، ڈپینڈنگ آن کہ اگر ان کے کوئی انڈر لائن ہیلتھ ایشوز ہیں یا نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کے انڈر لائن ہیلتھ ایشوز ہیں تو وہ پھر اس کا پریمیم جو ہے وہ زیادہ دینا ہوتا ہے انشورنس میں. انشورنس اس کی ہائی ہوتی ہے. اگر ان کی انڈر لائن کنڈیشنز نہیں ہیں، ہیلتھ ان کی پرفیکٹ ہے، تو اس کیس میں ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ آپ کو زیادہ پریمیم نہیں دینا پڑتا، آپ کم ویلیو کی بھی انشورنس لے سکتے ہیں. لیکن جو انشورنس ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے یہاں میڈیکل ایکسپینسز، خدا نخواستہ ان کیس آف ہاسپٹلائزیشن یا ریپیٹریشن کیسز میں وہ یوز ہوتی ہے، وہ آپ کو کوریج دیتی ہے. تو اگر آپ ہیلتھ انشورنس نہیں لیں گے یا آپ وہ پروف نہیں دیں گے کہ آپ نے ہیلتھ انشورنس لے لی اپنے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس کی، تو آپ کی جو ایپلیکیشن ہے دیٹ کین بی جیپرڈائز، یعنی کہ وہ پھر ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اور اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی جو ایپلیکیشن ہے وہ بہت عرصے پھنسی رہتی ہے، بیکاز اس ایپلیکیشن میں اٹس لیکنگ دیٹ یو کین سے ایویڈنس آف میڈیکل انشورنس اینڈ آل دیٹ. سو میک شیور کہ آپ اپنے پیرنٹس کی میڈیکل انشورنس ضرور لیں جب آپ ان کو یہاں سپر ویزا پہ بلا رہے ہیں. ایک پوائنٹ اور جو کہ میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ جو میڈیکل انشورنس ہوتی ہے اس کی ڈیوریشن جو ہے دیٹ از فار اے ایئر. تو ایون دو اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ صرف 6 months کے لیے آ رہے ہیں، یا ایون 3 months کے لیے آ رہے ہیں، یا ایون 1 month کے لیے آ رہے ہیں، دا انشورنس از بیسکلی فار دا انٹائر ایئر. تو وہ آپ پورے سال کی انشورنس ہوتی ہے جو آپ ان کے لیے لیتے ہیں.
यानी जो उसका टेन्योर है दैट्स फॉर अ ईयर. और 5वां पॉइंट जो है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स. तो अगर आप सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चों से मिलने जाना चाहते हैं, अब ये मैं बात कर रही हूँ फॉर एग्जांपल पेरेंट्स खुद अप्लाई कर रहे हैं, अपना एप्लीकेशन खुद फाइल कर रहे हैं, तो देन यू रियली नीड टू मेक श्योर कि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए, यानी कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट्स, जो भी आपकी रनिंग इनकम अगर कोई है, कोई रेंटल है, आपका प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको रेंटल आता है, उसके आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शो कर दें. अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है जिसमें कि आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए इन ऑर्डर टू शो दैट यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ इफ़ लेट्स से समथिंग बैड हैपन्स. और दूसरा, अगर प्रॉपर्टी के आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप, अगर आपके पास कोई एसेट है वो भी आप दिखा सकते हैं. तो प्रूफ ऑफ फंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ये शो करना होता है कि आपके टाइज आर स्ट्रॉन्ग टू योर कंट्री, होम कंट्री, और आप ये जो जा रहे हैं कनाडा वो सिर्फ आप विजिट के लिए जा रहे हैं, इवन दो इट्स अ सुपर वीज़ा जिसकी ड्यूरेशन जो है वो वीज़ा की 10 ईयर्स है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप कंसेक्यूटिवली 10 ईयर्स के लिए जो है वो वहाँ रहेंगे. तो ये बेसिकली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू शो एंड कन्विंस IRCC कि आपके पास जो सुपर वीज़ा है वो आपको ग्रांट होगा बेसिकली इसलिए कि आप अपनी होम कंट्री के साथ अपने टाइज ख़त्म नहीं कर रहे हैं. तो आपके पास वहाँ पे लेजिट जो कह सकते हैं कि आपके बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप ये शो कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट है जो कि मेंटेन हुआ है, प्रॉपर्टी है आपकी, आपका घर है. अगर आप ये भी शो कर सकते हैं कि आप विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के आपके वहाँ फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी भाई बहन हैं, स्पाउस है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू ट्रैवलिंग अलोन, या आपके बच्चे हैं, दूसरे आपके बच्चे जो हैं वो वहाँ रहते हैं, ब्लड रिलेटिव्स रहते हैं, तो ये दैट बेसिकली शोज़ कि आपके कनेक्शन बैक होम स्ट्रॉन्ग है. तो यू विल नॉट स्टिक अराउंड इन कैनेडा बिकॉज दे डोंट वांट के जो एल्डरली स्पेशली जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आके जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस पर बर्डन बने. बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ गिवन फैक्ट कि जो आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स या आप एज अ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल यू गो एंड लिव देयर basis your super visa so that you अगर if you don't have the necessary funds to support yourself तो आप गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बन सकते हैं, आप हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन बन सकते हैं. तो वो ये इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं और उसके बाद अगर वो एप्लीकेशन उनको स्ट्रॉन्ग लगती है एंड देन दे ग्रांट यू और योर पेरेंट द वीज़ा. छठा पॉइंट है इमिग्रेशन मेडिकल एग्जामिनेशन. तो जो मेडिकल आपका, यानी अगर आप ग्रैंड पेरेंट हैं या पेरेंट हैं, आपका एक मेडिकल होगा और उस मेडिकल में वो असेस करते हैं कि डॉक्टर आपको एक पूरी रिपोर्ट देगा बना के, जो कि आपका IRCC का जो कंसल्टेंट है वो इसको असेस करेगा कि आपकी क्या मेडिकल स्टैंडिंग है. अगर आपकी कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हैं तो वो ऑब्वियसली दे विल कंसिडर दैट. अगर आपकी हेल्थ में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि उनको स्ट्राइक करती है कि दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी एन इशू, कि आपको इन कैनेडा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, या फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड इफ समबडी हैज़ कैंसर तो वो एक अलग उसका होता है कि दे माइट रिक्वायर कीमो, दे माइट रिक्वायर इंटेंसिव ट्रीटमेंट्स. तो ये एक चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है एप्लीकेशन पे बिकॉज ये टर्मिनल इलनेसेस हैं. तो मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है. मेडिकल वैसे भी इमिग्रेशन के लिए होता है और सुपर वीज़ा क्योंकि लॉन्गर टेन्योर वीज़ाज़ हैं इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट है कि इसमें मेडिकल होना पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है. जो डेजिग्नेटेड क्लिनिक्स हैं जो आप IRCC की वेबसाइट पे देख लेंगे, आपकी कंट्री की डेजिग्नेटेड क्लिनिक्स हैं जिनमें आप जाके ये अपने पेरेंट्स का, आपके पेरेंट्स वहाँ पे जाके मेडिकल करा सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट देयर फिजिकली, सो यू कैन हैव योर पेरेंट्स गो देयर एंड गेट देयर मेडिकल एग्जामिनेशन डन. फिर 7वां पॉइंट है एडमिसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. एंड आई मेक इट वेरी सिंपल. एडमिसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि जो IRCC कंसल्टेंट आपकी एप्लीकेशन को जब स्टडी कर रहा होगा तो उसके पास ये उसको लगना चाहिए कि आप जिस इंटेंट से आ रहे हैं वो ये है कि यू हैव टू रीयूनाइट विद योर फैमिली, मीट देम, स्टे देयर, be like as a tourist, you can roam around, have fun in Canada, but at the end of your designated stay, you will leave. Because अगर उनको इंटेंट में ये लगता है कि ये इसके होम टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या ये बंदा जो है या ये कपल जो है ये आएगा और उसके बाद दिल स्टे हियर इन कैनेडा, so then they obviously will not grant the super visa. So they need to be able to believe your intent कि आप आ रहे हैं तो आप अपनी designated stay complete करके वापस अपने home country चले जाएंगे. तो ये एक बहुत important factor है जो कि again आपने अपनी application जब आप apply कर रहे हैं तो make sure that it's believable, that the intent is very clear and that you are providing
all supporting documents. तो ये अगेन आप अगर एज आप अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे कर रहे हैं तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पेरेंट्स खुद अप्लाई कर रहे हैं IRCC की वेबसाइट पे तो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको ये समझाएं कि ये इंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो अभी मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स खुद IRCC की वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हैं. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स प्लीज़ अपने जहन में रखें, बिकॉज ये आपकी एप्लीकेशन को इट विल मेक इट स्ट्रॉन्गर, यानी आपकी एप्लीकेशन को ये ज़्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बनाएगी फॉर यू टू बी एबल टू गेट द सुपर वीज़ा. अब एक और जहन में लोगों के सवाल आता है, और वो ये है कि अगर आप इनवाइट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम द चाइल्ड एंड आई एम अप्लाइंग फॉर माय पेरेंट्स, यानी मैं अगर अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रही हूँ सुपर वीज़ा के लिए और इनविटेशन लेटर भेज रही हूँ, तो क्या मेरी भी कोई रिक्वायरमेंट है? तो येस, आई हैव टू प्रूव दैट आई हैव इनफ फंड्स टू बी एबल टू सपोर्ट माई पेरेंट्स, जैसे कि मैंने आपको उन 7 रिक्वायरमेंट्स में बताया था. अब उसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाती हूँ. तो अगर फॉर एग्जांपल आप अपने फादर को या मदर किसी एक को बुला रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डिस्पोजेबल इनकम है दैट्स लेस कंपेयर्ड टू स्पॉन्सरिंग 2 पीपल. तो अगर आप मदर और फादर दोनों को बुला रहे हैं तब आपको ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम शो करनी पड़ेगी बनिस्बत कि अगर आप सिर्फ एक बंदे को बुला रहे हैं. तो ये जो है इसकी बैंड्स हैं कि कितनी डिस्पोजेबल इनकम आपके पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी एबल टू स्पॉन्सर योर पेरेंट. तो वो बैंड्स हर साल चेंज होती हैं. IRCC की वेबसाइट पे वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. एक बंदे के लिए ऑब्वियसली कम है रिक्वायरमेंट, जब आप 2 बंदों को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा है. बेरोज़ विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, तो वो उसमें आपको मज़ीद और डिटेल्स देंगे. उसका लिंक मैंने शेयर कर लिया है आपसे यहाँ पर. दी अदर पीस इज़ कि आपने प्रूव कैसे करना है. तो वो क्या प्रूफ है जिससे कि आप शो करेंगे कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम इतनी है कि आप सपोर्ट कर सकते हैं. तो उसमें 3-4 चीज़ें उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट की हुई हैं. IRCC की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें तो उन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर का टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, T1 T4 वो आप शो कर सकते हैं. उसमें वो असेस कर लेंगे कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, या फिर आप ये शो कर सकते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्टब्स, कंपनी का लेटर भी बाज़ औक़ात लोग जो है वो दे गेट अ लेटर फ्रॉम द कंपनी HR के थ्रू, जिससे कि केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप दिखा सकते हैं कि हाँ आप एम्प्लॉय हैं एक सर्टन कंपनी के और आप इस पे आपकी ये टेक होम पे है, तो उससे भी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होती है. तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आप शो कर सकते हैं. टैक्स रिटर्न्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर वो आप दे देते हैं दैट्स गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट, तो दैट्स प्रूफ इनफ. अगर वो आप फॉर एग्जांपल नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल फॉर एनी रीज़न, तो आप अगर लेटेस्ट टैक्स रिटर्न आपके पास पिछले साल का नहीं है फॉर एग्जांपल और आप कर रहे हैं अप्लाई, तो देन यू कैन डू द कंपनी लेटर एंड यू कैन ऑल्सो डू पे स्टब्स और जैसे आई सेड बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा. तो ये जो हैं ये कुछ चीज़ें हैं विच यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन. नाउ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इसमें मैं आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ फॉर सेटलमेंट इन कैनेडा में, हाउ टू बेसिकली इंटीग्रेट, हाउ टू इमिग्रेट टू कैनेडा. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ कॉमेंट इन द बिलो इफ़ यू रियली लाइक इट, और अगर आपके पास कोई सवाल कोई भी चीज़ है प्लीज़ डू मैंशन बिलो. थैंक यू एंड बाय नाउ.